नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, एक फुल लेंथ टेस्ट पीईटी का 100 क्वेश्चनों का एकदम रियल एग्जाम जैसा जो लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न चल रहा है वो आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ। मेरा नाम आशीष तिवारी, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही प्लेटफॉर्म यूबीपी से लेटेस्ट न्यूज़ देख रहे हैं और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, दोनों ही ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही प्लेटफॉर्म है। अगर आप ये शानदार टेस्ट प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो हमारे मात्र 49 रुपये में आप ये 25 टेस्ट पा जाएंगे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। तो एक बार अगर आप जाके प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप पहले यहाँ पे एक पूरा टेस्ट मैं आपको कराऊंगा अभी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। ज्ञान सर डिस्काउंट लगाएंगे, कोड ज्ञान सर डिस्काउंट, तो ये 25 टेस्ट आपको 49 के मिलेंगे। आपको बहुत सारे सवाल इसी से फंसते हुए दिखेंगे, तो लगा के ज़रूर जाइएगा। चलिए बिना देरी के पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है इसमें से गलत कथन का चयन कर लो भाई। कह रहा है रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है, जो हड़प्पा साइट थी रोपड़। और जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन से मिला है हमें, यानी प्लोफील्ड जो है। और हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पूर्वी स्थल है यानी ईस्टर्न पार्ट है वो आलमगिरीपुर है। ठीक है, तो क्या कोई गलत है इसमें? अगर है तो कौन सा है? तो बिना किसी देरी के आप ई पे टिक करोगे क्योंकि ये चारों ऑप्शन सही हैं। और देखिए आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी तैयार हो गए टेस्ट के थ्रू। फिर कह रहा गोत्र शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग है वो किस वेद में हुआ था? एक सेकेंड, गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कह रहा किस वेद में हुआ है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, किस में हुआ गोत्र का यूज़? तो गोत्र जो है वर्ड सबसे पहले यूज़ हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, देखिए ये सब सवाल आप अच्छे से टेस्ट में लगाएंगे ना तो आपका यूपीएसआई का जो पेपर है ना उसमें जो जीएस है 16 नंबर की है ना, 16 नंबर का आप देखेंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, 8 नंबर की मूल विधि है। तो ये वहाँ भी आपको कवर करना है ना, वहाँ से भी आपकी 40 नंबर की जीएस की तैयारी हो जाएगी। इवन 32 की मूल विधि हटा दो भाई, इसमें नहीं है ना, तो अच्छे से इसको कर लो टेस्ट को। तो गोत्र शब्द ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जो है वो हमें उल्लेख मिलता है, मेंशन है किसका? अरिष्टनेमी और आपके ऋषभदेव। क्यों? कारण जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। तो इसमें कौन सा सही होगा? देखिए इसमें दोनों सही हैं पर वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा ना। क्यों? ऋग्वेद में मेंशन है ऋषभदेव और आदिनाथ, पहले तीर्थंकर थे जैनिज्म के ऋषभदेव जिनको आदिनाथ भी कहा जाता था ना, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ये उसका कारण नहीं। इसके बाद कह रहे निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। कलिंग वॉर हमें किस एडिक्ट में मिलता है? तो कलिंग वॉर का हमें उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख में या 13th रॉक एडिक्ट में। ठीक है, 13वें शिलालेख में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 1527 में खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? खानवा का बैटल। तो बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है आपसे। फिर ये पोर्तुगीज़ कंपनियां हैं, ये कब बनी है? इस्टेब्लिश टाइम इनको आपको मैच करना होगा। ठीक है, जैसे पोर्तुगीज़, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो पोर्तुगीज़ आपको पता होगा भाई, सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में आया जाता है ना। पोर्तुगीज़ कब आ जाता है? 1498 में आ जाता है। उसके बाद डच की बात करें 1602 में है ना, स्थापना वर्ष 1602 हो जाएगा। अंग्रेज़ों की बात करें तो 1600 में स्थापना वर्ष, और फ्रांसीसी 1664 में। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑल्सो नोन एज बंग भंग एक्चुअली केम इन टू इफेक्ट ऑन विच डेट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंग भंग विभाजन कह रहा है, जो बंगाल विभाजन है जिसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, वास्तव में किस स्थिति से प्रभावित हुआ था? तो किस स्थिति से प्रभावित हुआ? ये 27 सितंबर 1905 से 27 सितंबर 1905 से प्रभावित हुआ। फिर कह रहा है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 को जो रिवॉल्ट हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, ध्यान से पढ़िए। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विस्काउंट पार्मस्टन थे, नंबर 1। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ और जल्द ही उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में फैला। कब शुरू हुआ? 10 मई 1857। खान बहादुर 1857 के रिवॉल्ट को अलीगढ़ से लीड कर रहे थे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि खान बहादुर जो नेतृत्व है वो कर रहे थे बरेली से, ना कि अलीगढ़ से, है ना। कहाँ से कर रहे थे? बरेली से, खान बहादुर बरेली से। बाकी ठीक है, विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है, ये डेट याद रखना। और विंसकाउंट पामस्टन उस टाइम पीएम थे, ये भी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई भैया? खिलाफत मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत कब होती है? 18, 20, 21, 22। तो ये शुरुआत होती है 1919 में। कब होती है?
1919 में, 1919 में, ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद है ना, क्योंकि भाई टर्की जो है आपको पता होता है मतलब तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश नीतियाँ ऐसी लगा देते हैं वहाँ के खलीफा वगैरह के खिलाफ, इसलिए शुरू होता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किसके द्वारा हुई थी? आज़ाद हिंद फौज इस्टेब्लिश करी थी 1942 में किसने? तो कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने करी थी? कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। 8 डिग्री जो चैनल है वो किसको डिवाइड करता है भाई? 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री जो चैनल है वो किसके मध्य है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी के लिए, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य ना, मिनिकॉय और मालदीव जो है उसके मध्य आपको 8 डिग्री चैनल दिखेगा, ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव। अगला देख लेते हैं, किस नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया एक विशिष्ट आकार या पैटर्न समानता कितने प्रकार का होता है? यानी अ स्पेसिफिक शेप और पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जनरली ऑफ हाउ मेनी टाइप। तो कोई भी ड्रेनेज जो पैटर्न है वो एक्चुअली में आप देखेंगे 6 प्रकार का हो सकता है ना, 6 प्रकार का। ये आपने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ, पहले इंग्लिश में देख लो। एक तो डेंड्रिटिक पैटर्न होता है भाई, है ना, डेंड्रिटिक पैटर्न है जिसको हम लोग वृक्षाकार बोलते हैं, वृक्षाकार, है ना। और दूसरा आपका देखेंगे जालीनुमा पैटर्न होता है, हिंदी में अगर देखें तो जालीनुमा आकार होता है, जालीनुमा, जिसको आप लोग समानता इंग्लिश में ट्रेलिस पैटर्न बोलते हो, ट्रेलिस पैटर्न। एक रेडियल पैटर्न होता है ना, अरी ये बोलते हैं इसको, रेडियल पैटर्न को अरी। तीनों का एक और होता है रेक्टेंगुलर होता है भाई, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पैटर्न हो जाता है ना, जिसको आप आयताकार बोल सकते हो, एन्युलर बोल सकते हो यानी वलयकार, एन्युलर यानी वलयकार। और एक और होता है आपका सेंट्रीपीटल करके होता है, अभिकेंद्री, अभिकेंद्री, जिसको सेंट्रीपीटल कहते हैं। तो जो डेंड्रिक मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो ड्रेनेज पैटर्न होता है एक्चुअली में वो 6 टाइप का होता है ना। इन सबको डिटेल में हम लोग कर लेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। निम्नलिखित भारत की प्रमुख नदियों से उनकी सहायक नदियों को सुमेलित करना है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, नर्मदा। इनकी ट्रिब्यूटरीज मिलानी है आपको, कौन सी सही होगी? तो मिला लो भाई, आसान है। गंगा की ट्रिब्यूटरी सभी को पता है, गंडक जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंडक किसकी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी हो जाएगी। और कावेरी की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सुवर्णवती हो गई। नर्मदा की हो गई आपकी दूधी नदी। कौन हो गई? दूधी नदी, याद रखना, पूछी जा सकती है। नर्मदा की दूधी नदी, कावेरी की सुवर्णवती, ब्रह्मपुत्रा की हो गई सुबनसिरी, गंगा की गंडक, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 में कह रहा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदान में जलोढ़ जलभृत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में कहे तो अलूवियल एक्वीफायर आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन बिकॉज रिवर, कैनाल, रेनफॉल एंड इरीगेशन वाटर कंट्रीब्यूट टू हाई ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन दिस रीजन। यानी नदियों, नहरों, वर्षा और सिंचाई के जल से इस क्षेत्र में भूजल उच्च पुनर्भरण होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा ना, क्योंकि ये सही और वो उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रही है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस पर्वत चोटी को महाराष्ट्र का एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नोन एज एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र? तो एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र कहते हैं कलसूबाई को। किसको कहते हैं? कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसलिए इसको बोला जाता है महाराष्ट्र का एवरेस्ट, है ना। अगर आपसे पूछ भी ले महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, तो आप बता दोगे कलसूबाई, ठीक है, कलसूबाई। इसके बाद है, योजना आयोग के संदर्भ में गलत का चयन करना है, प्लानिंग कमीशन के कंटेक्स्ट में बताने इनकरेक्ट कौन सा होगा। सबसे पहले कह रहे हैं योजना आयोग का जो पहला अध्यक्ष थे वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और पहले डिप्टी चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा थे। लास्ट डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के मोंटेक सिंह आलूवालिया थे। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 1985 से 87 तक योजना आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। तो यही गलत हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले जो थे वो थे, है ना, तब प्रधानमंत्री थोड़ी बने थे वो। भाई आपको पता होगा ना प्रधानमंत्री वो कब बने? 2000 आई गेस 4 में बने, है ना, मतलब वही 2004 से 14 ही तक रहे, है ना, तो तब प्रधानमंत्री थोड़ी थे वो, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं का उनके आधारित मॉडलों से सम्मेलन करना। बहुत ही ज़्यादा देखिए महत्वपूर्ण सवाल, इससे सवाल फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, तो इसको अवॉइड मत करना, रट लेना एकदम। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैरोल्ड डोमार मॉडल पे बेस्ड था, सेकंड महानलोबिस मॉडल पे बेस्ड था, थर्ड सुखमोई चक्रवर्ती मॉडल पे बेस्ड था, चौथा अशोक रुद्र मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है। यानी 1 2 3 4 सही है, जो कि दिख रहा है ऑप्शन सी में। रट लो भाई, इन्हीं में से सवाल फंसेंगे, इसलिए कह रहा हूँ टेस्ट जरूर लगा लेना एक बार, नहीं तो पछताना पड़ेगा, है ना। कई सवाल फंस जाएंगे अगर टेस्ट ही लगा के चले जाओगे, मात्र 49 रुपये के हैं, आराम से बहुत सवाल फंसेंगे इससे। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कह रहे नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली जो किस्में हैं उनको विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया था? नोबेल जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में माना जाता है।
तो इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये मिला था 1970 में। कब मिला था? 1970 में। इसके बाद कह रहा है आरबीआई की संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही है। आरबीआई की जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के पास नोट और सिक्कों को छोड़कर बाकी मुद्रा नोट जारी करने का एक अधिकार है, यानी आरबीआई हैज मोनोपोली टू इशू करेंसी नोट्स एक्सेप्ट फॉर 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर तो पहला तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई का जो केंद्रीय कार्यालय है अगर बात करें, सेंट्रल ऑफिस है, वो कैलकाटा में है ना, जो कि बाद में मूव हुआ है मुंबई में। और यहाँ पे कह रहा अपनी स्थापना के बाद से ही मुख्यालय मुंबई में, तो ये गलत है। पहले तो कलकत्ता में था ना, पहले कहाँ था? कलकत्ता में, बाद में ये मुंबई शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी तो मुंबई में ही है प्रेजेंटली, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की बात कर रहा है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या सेवा को शामिल नहीं किया गया जीएसटी? इसके अंतर्गत कौन जीएसटी में नहीं आता है? आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप लोग इसको दबा के पीते भी हो, कई लोग दारू बियर, है ना, तभी इतनी महंगी होती जा रही है। लोग कहते हैं इसको जीएसटी में ले आओ भैया, सस्ती हो जाए थोड़ी, है ना। तो इस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। भारत में शासन को बेहतर बनाने और एक संघीय संरचना स्थापित करने के उद्देश्य से लाए गए भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो हाउ मेनी शेड्यूल वर देयर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, उसकी बात कर रहा है। कितनी अनुसूचियाँ थी इसमें? तो इसमें थी 10 अनुसूचियाँ, है ना। इसमें उसको मत कर देना भाई जो भारत में 12 अनुसूचियाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है 1935 में। इसमें एक्चुअली में 12 अनुसूचियाँ थी और 321 धाराएँ थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है जो सिंगल सिटीजनशिप हमने लिया है? बहुत ही आसान है, हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है? इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन ग्रांटेड टू सिटीजन? तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन ये आर्टिकल 19 में है, बट आर्टिकल 19 के सब क्लॉज सी में दिया हुआ है ना। आर्टिकल 19 के सब क्लॉज सी में, क्योंकि 6 हमें राइट्स मिले। इसमें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन की बात करें तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में। भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल की बात कर रहा है के संदर्भ में गलत पहचान है ना, कि कौन किसका कार्यकाल जो है नहीं था। ध्यान से इसको थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहा है 1950 से 62। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात कर रहा है 1967 से 69। फिर शंकर दयाल शर्मा की बात कर रहा है, शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97। प्रणब मुखर्जी थी 2012 से 17। तो कौन सा इसमें से गलत है? तो गलत कोई नहीं होगा, ये चारों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि इस अनुच्छेद का संबंध राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये कई बार न्यूज़ में इधर पूरे साल ही रहा है। स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट है ना, जो पार्लियामेंट को करता है प्रेसिडेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 87, भूलना मत। ये आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट से डील करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको आपको भूलना नहीं है किसी भी हाल में। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण रेखीय संवेग संरक्षण नियम से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? नाव से कूदना, रॉकेट का प्रक्षेपण, बंदूक और गोली, ग्रहों की गति। तो ये हो जाएगा आपका ग्रहों की गति, है ना। ये तो केपलर लॉ से संबंधित है भाई, ग्रहों की गति का नियम है ना, कोणीय संवेग संरक्षण और जो गुरुत्वाकर्षण बल है उनके द्वारा चलता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। कह रहा वायु में ध्वनि की गति किन कारणों से प्रभावित होती है? व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्टेड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? तो स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में, वो किसकी वजह से प्रभावित होता है? एक तो वायु में नमी की मात्रा से, वायु के तापमान पे भी, और वायु के संगठन से। दाब का कोई असर नहीं पड़ता है ना, स्पीड ऑफ साउंड पे। 1 2 3 सही हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, याद रखेंगे इसको, भूलना मत। इसके बाद है निम्नलिखित में से जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? केमिकल फार्मूला जिप्सम की बात कर रहे क्या है? तो CaSO4.2H2O क्या हो जाएगा? CaSO4.2H2O। पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रमुख अंगों को उनके कार्यों से सम्मिलित करना है, यानी प्लांट सेल, और उनके वर्ग क्या है मैचिंग कर दो। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, स्टोमेटा, सेल वॉल की बात कर रहा है। तो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो इसको ऊर्जा उत्पादन के रूप में भी मानते हैं ना, एनर्जी प्रोडक्शन के तौर पे, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लोरोफिल की बात करें तो फोटोसिंथेसिस काम है इसका, फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा की बात करें अगर तो ये गैसेज एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में वर्क करता है, यानी गैसों का आदान प्रदान। सेल वॉल प्रोवाइड करता है शेप एंड रिजिडिटी, है ना, कोशिका को आकृति और दृढ़ता प्रदान करता है, यानी 29 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यकृत से होकर निकलने वाले रक्त में निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी इन द ब्लड फ्लोइंग आउट ऑफ लिवर, है ना। यानी यकृत से होकर निकलने वाले रक्त में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होगी? अगर पूछेगा इस तरह से तो बताओगे यूरिया की भाई, है ना, मूत्र की, यूरिया की, मूत्र कह रहा हूं, है ना। गेहूं, चना व सरसों रबी की फसल है,
वाक्यांश में कौन सी अशुद्धि है ना। यानी ये क्या है, एक सेकेंड, स्पीड ग्रेटर देन साउंड, यहाँ पे थोड़ा एक सेकंड करेक्ट कर लो इसको, मतलब करेक्ट क्या कर लो, अब हिंदी शुरू हो गई अब आपकी है ना। वो वाला जीएस खत्म हो गई। मतलब गेहूँ, चना व सरसों रबी की फसल है। इसमें आपको बताना है कि अशुद्धि किसकी है, क्रिया की, सर्वनाम की, लिंग की या वचन की, है ना। तो किसकी कमी है यहाँ पे, मतलब अशुद्धि है, तो यहाँ वचन की अशुद्धि है। किसकी है, वचन की, क्योंकि वाक्य में जो फसल है वो एक वचन में है, और गेहूँ, चना, सरसों ये तीनों मिलकर बहुवचन होते हैं, इसलिए यहाँ तीन जो है अलग अलग फसलें होनी चाहिए ना, फसलें होना चाहिए, गेहूँ, चना व सरसों की प्रमुख फसलें होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बहुवचन बन रहा है। चलो 32 देखते हैं ध्यान से। नीचे दिए गए शब्दों और उनके पर्यायवाची शब्दों को युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करना है। जैसे पर्यायवाची हैं गणेश, मोद, दाता, गेहूँ, कनक, कपड़ा, वसन, नदी, तुरंग। कौन सा इसमें असंगत है, यानी गलत मैच कर रहा है। तो इसमें नदी, तुरंग ये गलत हो जाएगा। नदी क्योंकि एक जलधारा है भाई, इसका जो है आप कह सकते हो सरिता, तटनी, है ना, ये सब हो जाएगा। तरंग नहीं होगा क्योंकि तरंग तो लहर होती है, तो इसलिए ऑप्शन डी गलत है। 8 बार 9 त्यौहार, लोकोक्ति का अर्थ है क्या है, 8 बार 9 त्यौहार, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है आपका मौज मस्ती से जीवन बिताना, मौज मस्ती से जीवन बिताना। नायिका का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है आपको, इसमें संधि करनी है नायिका की, क्या सही होगी नायिका की संधि, नायिका, है ना, ए प्लस आ मिलके ई होगा तो यानी हो जाएगा अयादी स्वर संधि, है ना, सी हो जाना चाहिए। नायिका क्या हो जाएगा, न प्लस ई का अयादी स्वर संधि। हिंदी साहित्य का पहला आधुनिक एकांकी किसे माना जाता है, हिंदी साहित्य का पहला आधुनिक एकांकी, तो हिंदी साहित्य का पहला आधुनिक एकांकी मानते हैं एक घूंट। किसको, एक घूंट, एक घूंट, ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। किसने रचा है, जयशंकर प्रसाद का। चलो अब इंग्लिश शुरू हो गई है। करेक्ट द सिनोनिम्स। डिग्निटी, इसका सिनोनिम क्या होगा डिग्निटी का, तो डिग्निटी का मतलब क्या होगा, डिसेंसी, क्या हो जाएगा, डिसेंसी हो जाएगा, है ना। अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखना, अपनी डिसेंसी बना के रखना। फिर कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, है ना। अगर स्पीड जिसकी साउंड से भी ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, तो चलो साइंस वाला फंस गया, आसान है, आप ठोक दोगे इसको पकड़ के, तो ये होता है आपका सुपरसोनिक, है ना। सुपरसोनिक क्या होते हैं, जो मूव करते हैं स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा तेज, जो उसको बोलते हैं। चलो क्वेश्चन 38 में कह रहा है वी नीड टू डैश अ डिसीजन ऑन द हाउसिंग प्रोजेक्ट टुमारो मॉर्निंग। इसको आपको सही करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी क्या हो जाएगा यहाँ, वी नीड टू मेक अ डिसीजन, क्या हो जाएगा, वी नीड टू मेक अ डिसीजन ऑन द हाउसिंग प्रोजेक्ट टुमारो मॉर्निंग। अब ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ के इसको आंसर को करना है ना। तो ये आप एक बार क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, मैं इसको पूरा पढ़ने वाला नहीं हूँ किसी भी हाल में, आप इसको वीडियो को पॉज करिए और आप इसको सॉल्व करिए, है ना, फिर मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ, आप इसको टैली कर लेना आपका सही है कि नहीं। तो यहाँ पे आएगा व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्म द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू कला भवन। तो यहाँ देख लो भाई, रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड ए स्मॉल स्कूल एट शांति निकेतन, eventually become a part of 1901 कला भवन एट आर्ट स्कूल विच इवेंचुअली बिकम अ पार्ट ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो इसको पढ़ो भाई। तो रेफरेंस क्या था, स्कूल एम्फेसाइज लर्निंग फ्रॉम नेचर एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इसका आंसर ये होना चाहिए। इसके बाद व्हाट वर द नेचुरल सराउंडिंग इंपॉर्टेंट एट कला भवन। अब यहाँ पे देख लो नेचुरल सराउंडिंग जो है कला भवन की क्या क्या है, तो नेचुरल सराउंडिंग्स की बात करेगा अगर, तो यहाँ पे क्या क्या है, दे इंस्पायर द आर्टिस्टिक लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो इसको पढ़ोगे आप कर लोगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं। चलो 2 ही है। इसके बाद देखते हैं, ये आपका मैथ्स का है, 25 + 15 - 2 × 20 का मान क्या है। अब ये तो लड्डू सवाल है भाई, इसमें बॉड मास का रूल लगा लो, क्या लगा लो, बॉड मास लगा लो, जैसे 25 ऐसे ही रहेगा भाई, 15 है। अब पहले क्या होता है भाई, पहले होता है आपका जो है डिवाइड करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, 15 - 20 दूनी क्या हो गया 40, डिवाइड बाय 5 × 2। अब डिवाइड होगा, अब क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी मल्टीप्लाई कर दो, 8 हो जाएगा, 8 हो गया, +2 प्लस क्यों है, 2 है इन 2 में। अब क्या हो गया, 16 हो गया, यानी 25 + 15 - 16 प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी क्या हो जाएगा आपका 24 आ जाएगा, 25 - 1 24 आ जाना चाहिए, ये हो जाएगा आंसर, है ना। तो इसको आप करो। एक छात्र ने परीक्षा में कह रहा 40% अंक प्राप्त किए, पुनर्मूल्यांकन के बाद उसे 16 अंक और मिले, जिससे उसका प्रतिशत 44% हो गया। छात्र के संशोधित अंक बताने हैं, है ना, यानी छात्र को 40 अंक प्राप्त हुए हैं और बाद में संशोधन करके 44 हो गए, यानी 4% की वृद्धि हो गई है। 4% की वृद्धि जो हुई है उससे उसके 16 अंक बढ़ गए, यानी 4% 16 के बराबर है, 4 चौको 16, यानी अगर बात करें तो 1% जो है वो 4 अंक के बराबर है। 1% कितने अंक के बराबर है, 4 अंक के बराबर है। तो 100% होता किसी चीज़ में तो 400 अंक हो गए, 44% होता है तो कितना हो जाएगा, 100 को डिवाइड करो 400 से, यानी संशोधित करोगे 176 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, इसको डिटेल में कराने का मतलब नहीं है, बहुत समय चाहिए। अब इसके बाद ये मैथ्स के सवाल आगे देखो,
इसमें से आपको इसकी यूनिट डिजिट बतानी। तो इसका अगर आपने ट्रिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो लास्ट डिजिट है वो लिखते हैं और इसके ऊपर जो पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करके जो शेषफल आता है, अब 87 को 4 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो शेषफल 3 बचेगा, तो वो उस पर चढ़ा देते हैं। ऐसे ही 456 है, लास्ट डिजिट है 6, तो 6 लिखा। अब 53 को 4 से डिवाइड करो, 53 को 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा शेषफल, तो 1 कर दिया। फिर 689 है, लास्ट डिजिट है 9, अब 9 को 89 है, 89 को 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल आएगा 1। फिर यहाँ लास्ट डिजिट 9 है, 248 को 4 से डिवाइड करोगे शेषफल आएगा 0। तो 3 का क्यूब हो गया 27, लास्ट डिजिट हो गई 7, 6 की पावर 1 6 ही हो गया, 9 की पावर 1 9 हो गया, किसी की पावर 0 1 होता है। तो 9 6 54, 54 इंटू 7 कर लो, कितना आएगा 378, है ना। तो लास्ट डिजिट 8 हो गया, 8 हो जाएगा आंसर, है ना। तो इसको सॉल्व करो भाई, पैसे बताने में तो बहुत टाइम लगेगा। फिर कह रहा 558 रुपये ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटे गए कि अगर उनके हिस्सों से 4 6 8 रुपये घटा दिए जाएँ तो नया अनुपात 2 3 7 हो जाता है। धनराशि ए का हिस्सा क्या होगा, तो इसका भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करना है। 132 होगा। वीडियो पॉज करो, इन सवाल को ट्राई करो, फिर आंसर मैं जो बता रहा हूँ उसको टैली कर लो, है ना। इनको बताने का समय फिर बहुत ही 2-4 घंटे लगेंगे। अब ये आपको दिया हुआ है भाई, अब ये तो बहुत ही आसान होता है। कैसे, इसको ए बी मान लो भाई, ऊपर देखो क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, नीचे क्या है देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये तो बहुत स्कूलों में पढ़ा होगा यार आपने। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, याद है कि नहीं याद है भाई। ए क्यूब का प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता था क्या, ए प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे भी वही लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये कट गया, बचा ए प्लस बी, ए क्या है 369 प्लस बी क्या है 417, प्लस कर दो, प्लस करोगे आंसर कितना हो जाएगा 786। स्कूल की याद आ गई, मैंने यार बहुत पढ़ा है, ये सब तो नहीं पढ़ा। 9 से 12 की मैथ्स जो है, मैथ साइंस 9 से 12 की स्पेशली मैथ्स मैंने बहुत पढ़ाई। 2015 से लेके 2023 में सितंबर में यहाँ ज्वाइन करा, तब छोड़ा मैंने। स्कूल्स में बहुत पढ़ाया, बहुत कोचिंग पढ़ाई, मतलब बहुत साल पढ़ाया मैंने, सिर्फ तैयारी के भरोसे नहीं बैठा रहा हूँ, बहुत पढ़ा के अर्न करा मैंने। चलिए खैर आगे देखते हैं। 5 बसें ए बी सी डी तथा एफ एक पंक्ति में सड़क पर खड़ी हैं। बस ए आगे खड़ी है तथा एफ पीछे खड़ी है। बस बी ए तथा सी के मध्य खड़ी है। बस सी डी सी एफ के मध्य खड़ी, कौन सी बस मध्य में खड़ी है। तो भैया इसको आप निकालो, इसमें माथा मारी मैं नहीं करने वाला, इतना समय आपको बर्बाद नहीं कराऊंगा। आप इसको वीडियो को पॉज करो, आप इसको अटेम्प्ट करो, मैं सिर्फ आंसर इसका बताने जा रहा हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। एक घड़ी प्रत्येक घंटे कह रहा 8 सेकंड आगे बढ़ जाती है यदि उसे सोमवार अपराह्न 2 बजे से ही सही प्रकार सेट कर चालू किया गया। तो बुधवार को 9 बजे क्या समय बताएगी, यानी अ क्लॉक गेन 8 सेकंड एवरी आवर इफ इट इज़ सेट करेक्टली एट 2 PM ऑन मंडे, व्हाट टाइम विल इट शो एट अराउंड 9 AM ऑन वेंसडे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका सही आंसर इनमें से तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि आंसर आएगा 9 5 44, ठीक है। मैंने आंसर बता दिया, अब मिला लेना इसको। कह रहे यदि किसी शब्द को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से तीसरे स्थान पर आने वाला शब्द कौन सा होगा। अंतिम से तीसरे स्थान पर आने वाला शब्द इनमें से होगा एपिसोड, ठीक है। चलिए अगला ब्लड रिलेशन का सवाल है। कह रहा 7 फैमिली मेंबर है, रेखा, टीपू, मीना, मोहन, डुग्गू, सैंडी, कृष्णा, एक दूसरे से संबंधित है भाई, है ना। कृष्णा कह रहा है वो सैंडी का चाचा या मामा है। सैंडी मोहन का इकलौता बेटा है। डुग्गू मोहन का भाई है। मोहन मीना का पति है। रेखा के केवल 2 बेटे हैं। सैंडी टीपू का पोता है और रेखा टीपू की पत्नी है। तो रेखा का मीनू से किस प्रकार का संबंध है, ये आपको बताना है, ठीक है। आंसर बता रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करिए, फिर आंसर मिलाइएगा। मदर इन लॉ होगा। क्वेश्चन 50 देखो, 50 में क्या कह रहा है। कह रहा है इस प्रश्न में 2 कथन है, ए और बी। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारण या समान कारण के प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। रमेश परीक्षा में 10 मिनट देरी से पहुंचा। रमेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। तो मतलब अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इफेक्ट कर रहा है इसमें से, ठीक है। कि रमेश जो है 10 मिनट देरी से पहुंचा और वो अनुत्तीर्ण हो गया। पहला कह रहा है कि यदि कथन बी कारण है तो कथन ए उसका प्रभाव है। ए कारण है तो बी प्रभाव है। दोनों स्वतंत्र हैं और दोनों सामान्य कारण के प्रभाव हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के प्रभाव में। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी इफेक्ट ऑफ कॉमन सेंस, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए किसी घटना के प्रभाव के रूप में ही जो है रमेश परीक्षा में 10 मिनट देरी से उपस्थित हुआ है। भाई कोई तो घटना हुई होगी ना। और साथ ही परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना भी एक समान कारण का प्रभाव हो सकता है। इसलिए ये रीजनिंग में पढ़ा होगा ना, मैं इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है उसके कार्यान्वयन में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसके स्थान पे बिहार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आयुष्मान भारत
डिजिटल मिशन में किसने? बिहार, ठीक है। यानी बिहार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन 2025 में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य बना है। इसके बाद कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर चिनाब रेल ब्रिज और अंजी नदी जो है, जो कि चिनाब नदी की सहायक नदी है, अंजी नदी, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। अंजी नदी किसकी सहायक है? तो चिनाब की है। इस पे अंजी खाद ब्रिज का उद्घाटन किया। रियासी जिले में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा किस टाइप का रेलवे ब्रिज है? तो विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है ना, जो चिनाब नदी पे बनाया आर्क ब्रिज। इसके बाद कह रहा है जो बिम्स्टेक की समिट है, शिखर सम्मेलन अप्रैल 2025 में बैंकॉक में आयोजित हुआ। इसके 7 सदस्य देश हैं, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान भाग लिया। ये बिम्स्टेक का कौन सा शिखर सम्मेलन था? तो पहली चीज़ तो बिम्स्टेक के देश भी याद हो गए आपको, और शिखरवां सम्मेलन में अगर पूछेगा तो ये था आपका छठा, है ना। कौन सा शिखर सम्मेलन था? 6th। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिए जाने वाले भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए किस हिंदी लेखक या लेखिका को दिया गया है ना। कौन सा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। तो ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला जी, विनोद कुमार शुक्ला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के संबंध में गलत बताना है, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के संबंध में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबानी देश जो है पाकिस्तान और दुबई थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट मैट हेनरी ने लिए। टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज सचिन रविंद्र ने बनाए थे। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? भाई आप लोग तो इतने बड़े क्रिकेट लवर हो, ये ना बता पाए तो बेकार है फिर, है ना। तो ये न्यूजीलैंड को हराया था ना, इसलिए ये गलत है, ऑस्ट्रेलिया नहीं न्यूजीलैंड। 22 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व जल दिवस की बात करें 2025 की थीम क्या है? जो वर्ल्ड वाटर डे है। पहली चीज़, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को, ये डेट याद हो गई। और थीम अगर आपसे पूछेगा तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन या ग्लेशियर संरक्षण कह देना। फिर क्वेश्चन 57 पे आ जाना। 57 क्या कह रहा है भाई? 57 में कह रहा है डिजिटल कृषि मिशन के बारे में कौन से कथन या कितने कथन सही है? डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य देश में किसान केंद्रित डिजिटल समाधान लागू करके एक मजबूत डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। मिशन में मृदा प्रोफाइल मानचित्रण और डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण शामिल करना है। यानी मिशन इंक्लूड सॉइल प्रोफाइल मैपिंग एंड डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। एग्री स्टैक परियोजना केवल केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है और राज्य सरकारों की कोई भूमिका इसमें नहीं है। एग्री स्टैक किसानों के जनसंख्यांकी डेटा, भूमि जोत और फसल जानकारी का डिजिटल डेटाबेस प्रदान करता है, जिससे किसान लाभकारी योजनाओं तक डिजिटल रूप तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ देखिए पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 सही, माफ़ कीजिएगा, 3 में मतलब पहला, दूसरा, चौथा सही, तीसरा गलत, क्योंकि एग्री स्टेक प्रोजेक्ट इस ऑपरेटर सोलली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गलत है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी हाथ है। इसलिए मतलब यहाँ पे कह रहा है कितने सही हैं, तो 3 तो सही हैं, पर 1 to 4 है ना, तीसरा नहीं। लघु कहानी संग्रह हॉट लैम्प को बुकर 2025 पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसके लेखक या लेखिका कौन है भाई? है ना, हॉट लैम्प जो है, इसको बुकर प्राइज़ मिला है। ऑथर कौन है इसके? तो इसके ऑथर अगर पूछेगा तो आप बताएंगे बानू मुश्ताक। कौन है? बानू मुश्ताक। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई है? तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए BR गवई। कौन बन गए? BR गवई। संयुक्त राष्ट्र की नई जनसंख्या की रिपोर्ट में भारत की प्रजनन दर TFR क्या है भारत का? तो भारत का TFR कितना है? 1.9, काफ़ी कम हो गया है भारत का TFR 1.9, ठीक है, याद रखिएगा 1.9। भारत और भूटान के बीच की सीमा को निर्धारित करने में प्रमुख रूप से कौन से प्राकृतिक और राजनीतिक तत्व योगदान करते हैं? विच नेचुरल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट primarily contribute to define the border between India and Bhutan? कटीले तार की बात, पर्वतीय क्षेत्र, पारस्परिक संधियाँ, रेतीले मरुस्थल, व्यापारिक चौकियों की स्थिति। बहुत ही बढ़िया सवाल। तो ये माउंटेन टेरेन एंड म्यूचुअल ट्रीटीज, सबसे बढ़िया बॉर्डर है हमारा भूटान से, बहुत शांति प्रिय। पश्चिमी अफ्रीका में गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित घाना देश की राजधानी क्या है भाई? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ घाना? तो घाना की कैपिटल क्या है भाई? घाना की कैपिटल अकारा। क्या है? अकारा। घाना की कैपिटल अकारा। इसके बाद भारत का संघ शासित क्षेत्र लद्दाख, इनमें से कितने देश के साथ सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल। तो लद्दाख किससे किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? पाकिस्तान से करता है, ठीक है। अफगानिस्तान से करता है, बिल्कुल करता है, माना जाता है, क्योंकि POK को सब नहीं माना गया उधर। और चाइना से भी करता है, बिल्कुल करता है। नेपाल से नहीं करता है। तो 1 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3। चलो, इसके बाद भारत के नवनिर्मित संसद भवन के वास्तुकार कौन से हैं भाई? आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट हाउस। तो भारत का जो पार्लियामेंट हाउस है उसके जो हैं वास्तुकार वो हैं बिमल पटेल। कौन है? विमल पटेल, विमल पटेल, बिमल पटेल।
जलवायु परिवर्तन के बारे में कितने कथन सही हैं? हाउ मेनी स्टेटमेंट अबाउट क्लाइमेट चेंज आर करेक्ट? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। कह रहा है जलवायु संबंधी प्रतिक्रिया के कारण तापमान में वृद्धि तेजी हो जाती है या कम हो जाती है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज, एक्सलरेट और डी एक्सलरेट ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड फीडबैक। जलवायु परिवर्तन से लोगों को खाद्य असुरक्षा, जल की कमी, बाढ़, संक्रामक रोग, अत्यधिक गर्मी, ये सब आ रहा है। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अवशोषित कर तापमान को बढ़ाती है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड गैस जैसी जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 3 सही है, 1 2 3। चौथे में एक गलती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पहली चीज़ है ना। क्योंकि वायुमंडल में तो नाइट्रोजन की मात्रा आप देखेंगे सबसे ज़्यादा है, और यही जो है वो क्या करती, जो अवरक्त किरणें हैं, कौन सी किरणें, अवरक्त किरणें हैं या इंफ्रारेड रेडिएशन, उनको अवशोषित करने का काम, मतलब डज नॉट अब्जॉर्ब, उनको अवशोषित नहीं करती हैं। तो फाइनली बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए ये गलत है। चलो अभी अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसमें से आपको सही मैच करना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, महिला दिवस, मानवाधिकार दिवस, मातृभाषा दिवस। कोई दिक्कत नहीं, मिला सकते हो आप। क्या मिलाओगे भाई इसमें? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें अगर, तो ये होता है 6 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? 6 अप्रैल को हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें 8 मार्च को हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बात करें 10 दिसंबर को हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को हो जाएगा, ठीक है। तो 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में रचित किस पुरस्कार में कश्मीर के इतिहास, समाज और संस्कृति का वर्णन मिलता है? विच बुक रिटन इन 20th सेंचुरी डिस्क्राइब द हिस्ट्री, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ कश्मीर? तो ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है आपका राजतरंगिणी, ठीक है, रजतरंगिणी से। चलो याद रहेगा ना, रजतरंगिणी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि फिर क्या है, मयूर झरना हाथी अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व। तो मयूर झरना जो एलिफेंट रिजर्व है ये कहाँ पे है? ये आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। उत्तर भारत की नगर शैली में एक संपूर्ण मंदिर को डैश के चबूतरे पर बनाया जाता है, जिसके ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं। यह मंच मंदिर की संरचना के लिए ऊंचा आधार प्रदान करता है तथा इसकी दृश्यात्मक ऊंचाई को बढ़ाता भी है। In Nagra style of North India, an entire temple is built on a platform of dash with a step leading up to this. This platform provides a raised base for the temple structure and increases its vertical height. So what should be the answer? तो the answer should be C, है ना, पत्थर के चबूतरे पर बनाया जाता है। किसको? पत्थर के चबूतरे पर। कौन सा भारतीय अनुसंधान संगठन कोलकाता में स्थित नहीं है? कह रहा है इनमें से, है ना। कौन सा इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में स्थित नहीं है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, बोस इंस्टीट्यूट, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे देखेंगे आप, रमन अनुसंधान संस्थान जो है ये कर्नाटक में है, बेंगलुरु में है। कर्नाटका बेंगलुरु में है, ये नहीं है कोलकाता में। बाकी ये तीनों ही कोलकाता में है। अब अगेन ये थोड़ा सा गद्यांश है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। मैं इसको कर दे रहा हूँ। मनुष्य का जीवन केवल शरीर और इंद्रियों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि वह विचारों, भावना और संकल्पों का एक जटिल ताना बाना है। हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियाँ सीमित हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसको जो पढ़िए, 5 नंबर की बात है, ये मैं कर दे रहा हूँ। इसको आसान से इसको थोड़ा सा पढ़िए और इसका उत्तर आप देने का प्रयास करिए। देखिएगा आप सही दे पा रहे कि नहीं। लेखक के अनुसार वास्तविक सफलता का माप किससे होता है, ये आपको बताना है। तो वास्तविक सफलता का माप किससे होगा? पहले यहाँ से इस क्वेश्चन पढ़ लो, है ना, क्वेश्चन पढ़ लो। देखो 10 नंबर की बात है, 75 से 80 एक गद्यांश यहाँ मिलेगी, 10 नंबर फ्री गए हैं, और 5 इंग्लिश के भी मिल जाएंगे, 2 या 3 प्रश्न। तो यहाँ से पढ़ो इसको और इसको ट्राई करो। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने जीवन में सार्थक कार्य करना, लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना और सिद्धांतों पर अडिग रहना। अडिग तथा उन्नत शब्दों के विलोम रूप क्या होने चाहिए? अडिग और उन्नत के विलोम। तो अडिग और उन्नत शब्दों के विलोम जो है आप वो बता दो। अडिग का विलोम क्या होता है भाई? अस्थिर। उन्नत का अवनति हो जाता है, तो ए हो जाएगा आंसर। लेखक के अनुसार मनुष्य को अपनी संतान को क्या सिखाना चाहिए ताकि वो वास्तव में शिक्षित हो? मनुष्य को अपनी संतान को क्या सिखाना चाहिए? नेतृत्व के गुण, करुणा की भावना, सेवा का भाव विकसित करना। सिंपल सी, उसी को पढ़ लो। फिर इच्छा शक्ति, संकल्प और स्वतंत्रता शब्दों के लिंग क्रमशः क्या है? इच्छा शक्ति, संकल्प, स्वतंत्रता। ये तो बहुत ही आसान है भाई। इच्छा शक्ति क्या है? स्त्रीलिंग, संकल्प पुल्लिंग, स्वतंत्रता स्त्रीलिंग, ठीक है। कहते हैं ना स्वतंत्रता प्राप्ति की जाती है, की जाता है नहीं, है ना। संकल्प किया जाता है, तो ये पुल्लिंग हो गया, है ना। इच्छा शक्ति की जाती है, इच्छा शक्ति किया जाता है, ये तो नहीं होगा ना। तो ये सबसे आसान होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना।
कह रहा गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक विरोधाभासी है। तो सबसे अधिक विरोधाभासी क्या है इसमें? शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को केवल एक बेहतर पेशेवर बनाना है, नैतिक मूल्यों का उससे कोई स्थान नहीं। देखो कितनी गलत बात कह रहा है, यही गलत हो गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो फिर से इस गद्यांश को पढ़िए। देखिए गद्यांश के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप SCS के ये जो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे 25 टेस्ट हैं, इनको लगा के जाएंगे, आप आराम से देखेंगे ना 60 से 70 नंबर झोंक के आएंगे। सब कुछ इसमें जो एक्सपेक्टेड सवाल है सब डाले गए, सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर करते हैं ना। तो अगर इनकी भी प्रैक्टिस कर लोगे, मैथ्स वैथ्स रीजनिंग वगैरह नहीं आती है नहीं लो, तो भी आप 60-70 नंबर ले आओगे ना, पर प्रैक्टिस कर लेना एक बार। अब जैसे ये गद्यांश, इसको पढ़िए अच्छे से, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार इसको पढ़िए और फिर इन सवालों को उत्तर देने का प्रयास करिए। भारत में बाल श्रम की व्यापकता का मूल कारण क्या है? अब इसको इसमें से पढ़िए और फिर उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर मैं बता दे रहा हूँ इसका उत्तर होगा आर्थिक तंगी और गरीबी। शिक्षा का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो ये तो आपका पढ़ा ही हुआ है भाई कि एक भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है भाई ना, फंडामेंटल ड्यूटी भी है, फंडामेंटल राइट भी है भाई, DPSP भी है शिक्षा का अधिकार। बाल श्रम की समस्या का पूरी तरह समाधान करने के लिए निम्नलिखित में से किस कार्य की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? तो किसकी आवश्यकता सबसे अधिक होती है? समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी की, है ना। तो ये स्टेटमेंट वहीं से मिल जाएगी पैराग्राफ से। अशिक्षित और दुष्चक्र शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इसके लिए पैराग्राफ देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बता सकते हो भाई। उपसर्ग होता है जो पहले लगाओ। अशिक्षित मतलब जैसे शिक्षित पढ़ा लिखा, अशिक्षित मतलब गैर पढ़ा लिखा, तो आ हो गया। चक्र दुष्चक्र मतलब खराब चक्र, यानी ये हो गया उपसर्ग, बी हो जाएगा आंसर। गद्यांश में प्रयुक्त बाल श्रम शब्द में किस समास का प्रयोग है? बाल श्रम समास की बात कर रहा आप। तो बाल श्रम शब्द का विग्रह अगर आप करोगे ना, तो बालों का श्रम है ना, यानी बच्चों से श्रम कराना, है ना। तो यानी यहाँ पे बच्चों का श्रम, का विभक्ति हो रही है, तो इसलिए तत्पुरुष समास है यहाँ पे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहाँ पे आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में पहली तिमाही की बिक्री दूसरी तिमाही के कितने प्रतिशत है? यानी ये आपको अब ग्राफ वाले सवाल। देखो सबसे पहले मैथ आप क्या करना, पेपर जब भी देना DI करना है, ये 20 नंबर की है ना। इसमें आपको लगेगा 30 मिनट तक, पर चीज़ें अगर यहाँ से सही हो गई तो 20 नंबर फ्री के पा जाओगे। आसान होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा लोड नहीं है। तो देख लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, और कपड़े हैं, गृह सज्जा है, खाद्य पदार्थ है और खेल उपकरण है। नीला वाला क्वार्टर 1 है, लाल वाला क्वार्टर 2 है ना। तो मिलाओ इसको। यहाँ पहले क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स में कह रहा है पहली तिमाही की बिक्री दूसरी तिमाही के कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो पहली तिमाही की बिक्री देख लो भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहली तिमाही कहाँ पे है? ये रहा फर्स्ट क्वार्टर। तो पहली तिमाही की बिक्री दूसरी तिमाही के कितने प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। तो पहली तिमाही की बिक्री हुई है 150, दूसरे की हुई है 180। परसेंटेज निकालना है आपको, निकाल लो भाई। पहली तिमाही की दूसरी तिमाही से बिक्री कितने परसेंट हुई है? तो ऐसे निकलता हमेशा। कैसे निकलेगा? पहली तिमाही दूसरा तिमाही परसेंटेज काटो पीटो यहाँ पे, तो आपका 83.3% के आसपास आ जाएगा, है ना। तो यहाँ 83.3 हो जाएगा। फिर कह रहा है दोनों तिमाहियों की कुल बिक्रियों में खाद्य पदार्थ श्रेणी का योगदान लगभग कितना है? तो खाद्य पदार्थ श्रेणी कहाँ पे दिख रही है आपको? पहले देख लो खाद्य पदार्थ श्रेणी ये है, दोनों तिमाही को ये देख लो। यहाँ से मिला दो दोनों को मिलाओगे कितना आएगा भाई? 1310 आ जाएगा। दोनों तिमाही क्योंकि कुल बिक्री 1310, दोनों तिमाही खाद्य पदार्थ का योगदान देख लो, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मैं बता देना इसका, ये आ जाएगा ना। इसको ट्राई कर लो यार आप एक बार। फिर कह रहा है पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में कंपनी की कुल बिक्री में क्या बदलाव आया है और यह परिवर्तन लगभग कितने प्रतिशत का है? तो इसको भी देख लो आप एक बार। इसका आंसर 11.3% हो जाएगा। अगर आप लोग बताएंगे अगर, तो मैं कमेंट में इसको करा भी दूंगा। वैसे आप लोग ही अब कर लेंगे ज़्यादा बेहतर, अब परसों पेपर ही है आपका, बाकी आप लोग की इच्छा है, बता दीजिएगा। पहली तिमाही क्वार्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्र श्रेणियों की कुल बिक्री का खाद्य पदार्थ और गृह सज्जा श्रेणियों की कुल बिक्री से अनुपात, है ना। इसको भी आपको करना है। ध्यान से एक बार डायग्राम को देखिए और इसको ट्राई करिए। 27:28 आएगा। खाद्य पदार्थ की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही की बिक्री का अनुपात क्या है? बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो निकाल लो इसको भाई। 10:11 आ जाएगा भाई, दोनों को डिवाइड कर देना। फिर ये देखो ग्राफ वाला आ गया है सवाल। ये कॉलोनीज़ है और ये रेसिडेंट्स हैं उनके, ठीक है। ये कॉलोनी है और ये रेसिडेंट है। कॉलोनी ABC में कुल महिलाओं की संख्या बतानी है। ये कॉलोनी ABC है ना, यह महिलाओं की संख्या बतानी है। देखो महिलाएं हैं ये वाली, बच्चे हैं ये, पुरुष हैं पीले। बता दो भाई महिलाओं की संख्या, जोड़ दो इनको उठा के भाई, परसेंटेज निकाल लो। महिलाओं की संख्या जैसे निकालनी है तो यहाँ से निकालो भाई। कॉलोनी ए में टोटल देख लो कितना कॉलोनी में, 1250 है ना। महिलाओं की संख्या अगर निकालनी है आपको, तो कॉलोनी ए में कितनी महिलाएं हैं? कॉलोनी ए में 36 महिलाएं हैं। टोटल कितनी है भाई? टोटल हैं आपकी 1250। उनका परसेंटेज आपको अगर
पता ही है भाई 36% है, 36% इंटू 1250 निकाल लो। तो ए में आ जाएंगी 450 महिला, ए में कितनी आ गई 450। ऐसे ही बी का निकालना, बी में टोटल कितने हैं 2050, तो बी में महिलाओं की संख्या निकालनी तो 2050 इंटू कितने परसेंट है 30%, 30% निकाल लो यहाँ से, तो 615 आ जाएंगी। ऐसे सी में निकाल लो, आसान है, निकाल लोगे ना, निकाल लेना, तीनों को जोड़ोगे भाई आंसर आ जाएगा आपका 1821। कॉलोनी ए में बच्चों की संख्या कॉलोनी ई में बच्चों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। कह रहा है ए में जो बच्चों की संख्या है वो ई में बच्चों की संख्या से कितने प्रतिशत है, तो इसका आ जाएगा 116%, निकाल लो इसको भी। कॉलोनी बी में पुरुषों की संख्या और उसी कॉलोनी में महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है ना। बी में पुरुषों की संख्या और उसी कॉलोनी में महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात आपका निकल के आएगा 5:3, जो कि ऑप्शन में नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, मिला लेना इसको। सभी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की औसत संख्या क्या है, ये निकाल लेना। सभी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की औसत संख्या 1574 आ जाएगी। कॉलोनी डी में पुरुषों की संख्या और उसी कॉलोनी में बच्चों की संख्या के में अंतर, इसको लगाना पड़ेगा यार आपको, है ना, लगाइए है इसको। कॉलोनी डी में पुरुषों की संख्या उसी कॉलोनी में बच्चों की संख्या के बीच का अंतर अगर आप निकाल लेंगे तो 138 आ जाए। आगे बढ़ते हैं, अब ये ध्यान से इसको भी आपको करना होगा। चार्ट देखिए 20 नंबर आपको फ्री के देगा, 20 नंबर फ्री के देगा, बस SCA से प्रैक्टिस करके चले जाएं आराम से, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। अब ये अलग अलग महीने हैं 5 और अलग अलग बेचे गए खिलौने हैं, कि जैसे ए दुकानदार ने जनवरी में कितने बेचे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब ऐसे ही दुकानदार। कह रहे दुकानदार बी द्वारा जनवरी और मार्च और दुकानदार डी द्वारा फरवरी और मई में बेचे गए खिलौनों की संख्या का अनुपात बताओ। तो भाई बी ने कब बेचा, जनवरी और मार्च में, तो बी देख लो, जनवरी 156, मार्च में 168, प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो। और डी द्वारा फरवरी और मई का निकाल लो, तो डी कहाँ है, फरवरी में 180 और मई में कितना बेचा 265। अब दोनों को प्लस करके रेशियो निकाल नहीं पाओगे क्या, 324 और अपॉन 333, 36:37 आ जाएगा। ये सब आसान है, अब इसको क्या बताया जाए। फरवरी, मार्च और अप्रैल में दुकानदार सी द्वारा बेचे गए खिलौनों की संख्या का औसत बता दो। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल का प्लस कर लो, फरवरी, मार्च, अप्रैल का सी ने जो बेचा प्लस कर दो, औसत पूछ रहा है तो 3 है तो 3 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा भाई, सिंपल, 225 आ जाएगा। दुकानदार ई द्वारा 5 महीनों में बेचे गए खिलौनों का औसत, तो 5 महीने का जो निकालो और 5 से डिवाइड कर देना, आंसर कितना आ जाएगा आपका। इसका अगर आंसर की बात करें तो ये आ जाएगा आपका 217, ठीक है। दुकानदार ए द्वारा मई में बेचे गए खिलौनों की संख्या, मार्च में दुकानदार ए द्वारा बेचे गए खिलौनों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो ए ने जो मई में बेचा है ना, और जो मार्च में बेचा उसका परसेंटेज निकाल लो भाई, इंटू 100 कर देना, आंसर आ जाएगा आपका सिंपल सा 7%, नहीं 7 क्यों, ये आ जाएगा आपका 94 का 92.7%, ठीक है, सिंपल है यार। मार्च में दुकानदार बी और दुकानदार डी द्वारा एक साथ बेचे गए खिलौनों की संख्या, और जनवरी में दुकानदार ए और दुकान ई द्वारा बेचे गए संख्या का अंतर, तो इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को प्लस करके माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा 8, ठीक है, सिंपल बाय। चलो अंतिम 5 सवाल हैं ये विद्यार्थी हैं आपके ABCDEF, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इन सब में उनके आए हुए नंबर हैं। ये 75 में आए हैं और ये 200 में आए हैं, ये 50 में, ये 150 में। भौतिक विज्ञान में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है, तो भौतिक विज्ञान ये रहा आपका, सभी छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक पूछ रहा है अगर, तो कैसे निकालोगे भाई, निकाल लोगे कि नहीं भाई। देखो ऐसे निकालो, जैसे 75 में उसके 84% आए ना, तो एक अगर आपको नंबर निकालना है तो 75 में लाया वो 84%, तो 84% का मतलब 84/100, और 75 में लाया इंटू 75 कर दो, काटो भी तो 63 आएगा। ऐसे ही बी का अगर निकालोगे, बी लाया कितना 68%, तो 68/100 इंटू 75, तो इसका 51 आ जाएगा। ऐसे सी कितना लाया 72%, तो 72/100 इंटू 75 कर दो, 54 आ जाएगा। समझ गए ना। ऐसे डी का निकालना 48/100 इंटू 75 कर दो, सबका निकाल लो अलग से, प्लस करके डिवाइड बाय जितने बच्चे हों, 6 बच्चे हैं 6 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा आपका 49.75, ठीक है, सिंपल है ये। छात्र एफ द्वारा सभी विषयों में मिलाकर प्राप्त कुल अंक, तो भैया छात्र एफ के सभी विषयों के नंबर आपको निकालने पड़ेंगे परसेंटेज से। कैसे निकालोगे, ऐसे निकाल लेने छात्र एफ का, जैसे 56% आए हैं तो 56/100 इंटू 75 करोगे तो ये फिज़िक्स के नंबर आ जाएंगे। 66/100 इंटू 75 करोगे तो ये उसके केमिस्ट्री के आ जाएंगे। 55/100 इंटू 200 करोगे तो ये उसके मैथ्स के आ जाएंगे। ऐसे उसके हिंदी और इसके निकाल के प्लस कर देना भाई, है ना। तो अगर प्लस करोगे तो आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपका, ये आप कर लेना प्लीज़।
57% आ जाएगा। 99 की बात कर लेते हैं, 99 की नहीं, 97 नहीं बताया ना मैंने आपको, एक सेकेंड, 97 का है ये, छात्र ऐप द्वारा जो सभी विषय मिला के प्राप्त अंक है 97 में बता रहा हूँ। तो 97 का एक सेकेंड 338.5 आएगा, है ना, जैसे बताया ना, सबका निकाल के प्लस कर देना। विद्यार्थी बी द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत, और फिर बी का निकाल लो, कुल अंकों का कुल प्रतिशत, ऐसे ही सबके नंबर निकाल लो और परसेंटेज निकाल लेना फिर, है ना। तो इसका परसेंटेज आ जाएगा आपका 98 का, अगर देखें तो ये आ जाएगा 57%। फिर उसके बाद कह रहा है छात्र सी द्वारा भौतिक विज्ञान में प्राप्त अंक, उसके द्वारा अंग्रेजी विषय में प्राप्त किए गए अंकों का लगभग कितने प्रतिशत है। तो सी का भौतिक अंक का निकाल लो, अंग्रेजी का निकाल लो, जैसे सी है, भौतिक का निकाल लो, 72% है तो 72/100 इंटू 75। अंग्रेजी का निकाल लो, 64/100 इंटू 150, ठीक है। फिर उसका परसेंटेज निकाल लो, तो ये आ जाएगा आपका 56%। कितना आ जाएगा, 56%। छात्र डी द्वारा रसायन विज्ञान और अंग्रेजी विषय में प्राप्त कुल अंकों और समान विषय में छात्र एफ द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बीच का अंतर, तो डी का निकाल लो, एफ का निकाल लो, माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा आपका 18, है ना। ये कर लेना यार, आसान है। अब इसको करने बैठेंगे तो फिर 2-2.5 घंटे का टेस्ट पहुंच जाएगा, है ना। तो कोई मतलब नहीं है इतना लंबा। ये मैंने आपको एक ब्रीफ दिया, आप इसको क्या करो, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाके टेस्टों को लगाओ बढ़िया तरीके से, ठीक है। आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल भी मिल जाएंगे मात्र 49 रुपये में। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे खरीदने से पहले अप्लाई कूपन में ज्ञान सर डिस्काउंट बिना किसी स्पेस के लगाना है। क्या लगाना है, ज्ञान सर डिस्काउंट बिना किसी स्पेस के, चाहे स्मॉल में चाहे कैप